नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आप लोग उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि नितिन गडकरी ने राज्य में सड़क कनेक्टिविटी और खाली पड़ी सरकारी जमीनों में पार्क और होटलों का निर्माण किए जाने का आग्रह भी हमने किया है। मैं सबसे पहले तो माननीय गडकरी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर जितने भी हमारे जो सड़कों के काम चल रहे हैं, चार धाम के, ऑल वेदर के, भारतमाला में, उन सभी को उन्होंने यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए अपनी स्वीकृति यहाँ से दी है कि जल्दी से जल्दी काम हो। इसके अलावा देहरादून में रिंग रोड के फिजिबिलिटी स्टडी के लिए अनुमति दी है कि उसका फिजिकल वो किया जाएगा। और साथ ही जो देहरादून में रिंग रोड हाईवे के पास लगभग 1100 एकड़ जो भूमि है, उसमें लॉजिस्टिक पार्क और वेजिटेबल पार्क, इसके आसपास के जो भी क्षेत्र हैं उसके सौंदर्यीकरण से लेकर सारा इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा। और एनएचएआई और उत्तराखंड इससे त्वरित कार्रवाई से जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। खटीमा से मझोला, सितारगंज से टनकपुर, इस पर 4 लेन हाईवे की स्वीकृति भी उन्होंने प्रदान की है, जो अभी एक तरह से जल्दी ही जो है उसको बनाया जाएगा। जीवाबाद से कुमाऊं और गढ़वाल रीजन को जोड़ने के लिए, जो अभी हमारे यहाँ आने में काफ़ी समय लग जाता है, 1 घंटे का समय कम हो जाएगा। नजीबाबाद से अफजलगढ़ सीधे एक बाईपास जैसा लगभग 20 किलोमीटर का बनेगा, उसके बनने से काफ़ी दूरी कम हो जाएगी। और सड़क निर्माण के ROW के बाहर भी यदि निर्माण कार्य से कोई क्षति होती है या क्षति निर्माण कार्य के कारण से हुई है, तो उसका भी जो है क्षतिपूर्ति है वो भारत सरकार के द्वारा यहीं से किया जाएगा। अगले वर्ष देहरादून में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टनल इंजीनियरिंग पर आयोजन वहाँ पर किया जाएगा। लैंडस्लाइड के कारण क्षति को रोकने के लिए विभिन्न रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ विचार कर दूरगामी परियोजना पर भी विचार होगा। हाईवे के साथ सरकारी भूमि पर होटल है और उसके वे साइड पर जो भी कार्य होंगे, निर्माण के कार्य इत्यादि वहाँ पर किए जाएंगे। उसके लिए जो भी संभावनाएं होंगी, उन संभावनाओं को तलाश किया जाएगा। इसके साथ हम पूरा कोऑर्डिनेशन करेंगे और कोई भी ऐसी बात होगी उस पर सख्ती से उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार जो है कहीं पर भी कोई कोताही नहीं बरतने वाली है। वहीं उत्तराखंड की 12 महिलाओं और किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 35 महिलाओं को राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सम्मान से सम्मानित किया गया। दरअसल राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने सर्वे चौक स्थित सभागार में सभी वीरांगनाओं को पुरस्कृत किया। वहीं चयनित महिलाओं की सूची रविवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने घोषित कर दी थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 21st सेंचुरी, अगला दशक वो उत्तराखंड का है और वो हमारी महिलाओं के बलबूते के ऊपर में, उनके योगदान के ऊपर में, उनकी क्षमता के ऊपर में ही बनेगा। और आज बहुत अच्छा लगा कि हमारे परिवार के अंदर में जो महिलाएं वो एक्सेल, वो आर आउटस्टैंडिंग और जिनके अंदर में ऐसी क्षमता है, वो आज एक अलग ही लीडरशिप को उन्होंने प्राप्त किया है। मैं तो कहूँगा कि आज जो तीलू रौतेली जी को हमने याद किया, उनका सबसे प्रभावित करने वाला जो अंकित है वो ये है कि 15 साल की उम्र में उन्होंने जो एक मिलिट्री स्किल, एक योद्धा, एक वॉरियर, और जिस प्रकार से वो अगले 7 साल लड़ी, ये अपने आप में उदाहरण है कि उत्तराखंड की महिला किस प्रकार की है।
मैं तो इस पटल से एक पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि अगर आपने ब्रेवरी, आपने मिलिट्री लीडरशिप, आप में एक महिला क्या शक्ति अपने आप में समाये हुए है, अगर इसको समझना है तो तेलू रतौली जी की आप स्टडी कीजिए। हमने आपस में ये भी डिसाइड किया है कि हम उत्तराखंड की महिलाओं के बारे में किताबें लिखेंगे ताकि पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि हमारे परिवार का सबसे जो स्ट्रांग मेंबर है वो क्या है। मैं इस क्षण का ये भी फायदा उठाना चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड की हर एक महिला को, हर एक गर्ल चाइल्ड को, हर एक बेटी को मैं आज के दिन शुभकामनाएं देता हूं और हर बेटी को मैं कहूंगा कि आप खूब पढ़ें, खूब तरक्की करें। और एक रिक्वेस्ट भी है हर एक बेटियों से कि बात से भी है कि सावन के महीने का चौथा सोमवार या अंतिम सोमवार है। विशेष दिन इस बात से भी है कि आज जो है तिली रौतेली जी का 8 अगस्त को जन्मदिवस होता है और तिली रौतेली जी इस बात के प्रतीक रही हैं कि वो हमारे उत्तराखंड की एक वीरांगना रही हैं जिन्होंने 15 वर्ष की आयु में अपने विरोधियों के छक्के छुड़ाने का काम किया। निश्चित रूप से उनके स्मरण में हम सब लोग आज के परिवेश में जो महिलाएं विशेष आदर्श प्रस्तुत करती हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, साहसिक क्षेत्र हो, ऐसी महिलाओं का प्रति जनपद से एक एक नाम भेजे गए थे या कहीं कहीं पे 2 नाम भी हो सकते हैं, 3 नाम भी हो सकते हैं। जिन्होंने बेहतर काम किया है उनको आज 12 महिलाओं को 12 जनपदों से तिली रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक इसी प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को अभी आज सम्मान किया गया है। 35,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों में से 35 आंगनवाड़ी बहनें अपने जीवन में हर क्षेत्र में काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्वच्छता अभियान और महिलाओं को रोजगार दिलाने हेतु सिलाई कढ़ाई केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा और अदम्य साहस का काम, पहाड़ पानी क्षेत्र में लोगों की जान बचाई। 3 महीने तक धरना देकर शराब विरोधी आंदोलन और घरेलू हिंसा रोकी। 1995 की बात आपको बता रही हूँ। उसके बाद हल्द्वानी में आकर भी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जिसमें मैंने काम नहीं किया। स्वच्छता पर तो इतना काम किया कि उत्तराखंड के पाठ्यक्रम में विद्या जी का अभियान करके लेसन बढ़ा हुआ है जिसको 6, 7, 8 के बच्चे पढ़ेंगे। मेरे लिए वो सबसे बड़ी उपलब्धि थी और हर क्षेत्र में काम करते हुए पिछले साल मेरा चयन कुसुम कांता जी की, ये पोखरियाल जी की वाइफ की स्मृति में भी तिली रौतेली दिया जाता है। वो भी 8 जजों ने मुझे सबसे पहला नंबर दिया था और उसमें भी मुझे वो पुरस्कार भी मिल चुका है और दोबारा ये तिली रौतेली मुझे मिल रहा है। जी बहुत बहुत। मैंने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया हुआ है जिसमें मैंने बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया, सिलाई का, पार्लर का, गांव-गांव जाके। जब हमारे यहाँ जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र है तो बहुत चढ़ाई चढ़ के जाना होता है, तो ऐसे गांव-गांव जाके गांव में गरीब असहाय बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया। उस क्षेत्र में जब उन्होंने रोजगार की बात की है तो हमारे यहाँ जैसे थैले होते चीनी, चावल, आटे के पुराने कट्टे, उनसे मैंने उन्हें थैले बना के बाज़ार में मैंने खुद उनका वितरण किया। ऐसे करके मैंने सामाजिक कार्य किए जिससे मुझे ये मिला और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे पुरस्कार मिला। मैं चाहती हूँ हमारी पहाड़ की सभी महिलाएं बहुत तेजस्वी होती हैं, जानकारी का अभाव रहता है, वैसे वहाँ ऐसी बहुत महिलाएं होती हैं जो बहुत अच्छे कार्य करती हैं। मैं चाहती हूँ सबको पुरस्कार। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभियान हर घर तिरंगा के तहत आज अल्मोड़ा के जिला सैनिक अधिकारी 162 शहीद सैनिकों के परिवारों को तिरंगा झंडा बांटे। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान पूरे भारत में चलाया जाएगा, जिसके तहत हर घर में तिरंगा फहराया भी जाएगा। आज का कार्यक्रम में हम लोगों ने हर एक शहीद परिवार के लिए जिलाधिकारी महोदय की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि हर एक शहीद परिवार के लिए एक एक झंडा प्रशासन की ओर से मुफ्त भेजा जाए, उनके घर पे लहराया जाए। उसके लिए हमारे पूरे 11 ब्लॉक के प्रतिनिधि और हमारे कार्यालय के अधिकारीगण यहाँ इकट्ठे हुए और ये अपने खुद जा करके हर एक शहीद परिवार के घर में ये झंडा जाके हैंडओवर करेंगे। वहीं स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी द्वारा जनपद पौड़ी के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूर्व विधायक आशा नौटियाल को संयोजक बनाया गया।
जिसको लेकर नगर पालिका सभागार पौड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक में शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार हर घर तिरंगा अभियान में बीजेपी की सहभागिता को लेकर मौजूद कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए गए। तिरंगा का कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने अभी पौड़ी में मीटिंग है और हमने शुरुआत कर दी है पौड़ी के बैजोड़ी गांव से। तो वहाँ पर लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तिरंगे को हाथ में रख करके नारे लगा करके हर घर तिरंगा लगाएंगे और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। इस नारे के साथ हमने हर घर में तिरंगा वहां पर लगाया है। और वहीं उत्तराखंड बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से 23 से 26 अगस्त तक हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य के करीब 500 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। उत्तराखंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के आयोजकों ने प्रेस वार्ता कर बताया कि 3 दिवसीय प्रतियोगिता में विजेताओं को नगद पुरस्कार और मेडल ट्रॉफी भी दी जाएगी। इसमें खिलाड़ियों के लिए नगद धनराशि 2.5 लाख तय की गई है। देखिए, ये उत्तराखंड स्टेट ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता है और इसमें प्रदेश भर के लगभग 10-12 जिलों से 10-11 जिलों से हमारे पास 500 से प्लस उच्च स्तरीय खिलाड़ी इसमें हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में 4 दिवसीय जो हमारा आयोजन है 23 अगस्त से 26 अगस्त तक उसमें खेलने आ रहे हैं। और माननीय इस प्रदेश की खेल मंत्री जो खेल को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा प्रयास कर रही है, माननीय खेल मंत्री इसमें 23 तारीख को उद्घाटन समारोह में आ रही है, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का हल्द्वानी के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ। और मैं माननीय प्रदेश के अध्यक्ष बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मनकोटी जी और हमारे सम्मानित इस जिले के बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष रितेश बिष्ट जी और सम्मानित सेक्रेटरी श्री भुटियानी जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारे इस आयोजन को बैडमिंटन एसोसिएशन से एफिलेटेड संबद्ध किया है, जिसके लिए हमने लगभग संपूर्ण तैयारी कर ली है। हमने इस आयोजन में 2.5 लाख रुपये नगद कैश प्राइज़, वो ओलंपियाड मेडल्स, वो ट्रॉफ़ी, वो सर्टिफिकेट देना आयोजन मंडल ने डिसाइड किया है। इसके साथ साथ हम खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को और सुविधा उपलब्ध कराते हुए हल्द्वानी में मिनी स्टेडियम में हमने 9 गर्ल्स रूम खुलवाए हैं, ताकि हमारी छात्रा बहनें, हमारी बहनें जो वो हमारी बिटिया जो वहाँ पर प्रतिभाग करने अन्य डिस्ट्रिक्टों से आ रही हैं, हम उन लोगों का भी एकत्रित उन लोगों का भी धन खर्च ना करें, उन लोगों को हमने रहने की व्यवस्था भी वहाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई है। उसी प्रकार हमने डोमेट्री बॉयज़ के लिए भी हमने वहाँ रुकने की व्यवस्था कराई है। जिसके आयोजन कब से कब तक रहेगा और जो मुख्य जिले हैं कहाँ से ज़्यादा खिलाड़ी प्रतिभाग करते हैं? हमारे इस आयोजन में देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, काशीपुर और उधम सिंह नगर, डीडी हाट, ऐसे पौड़ी, ऐसे गढ़वाल व कुमाऊं के लगभग 3-3, 4-4, 5-5 जिलों से अच्छे प्रतिभागी यहाँ खेलने आ रहे हैं। हरिद्वार और बल्कि हमारे खुद के ज़िले से हल्द्वानी में अभी बहुत अच्छे प्लेयर हैं, अभी रामनगर में बहुत अच्छे प्लेयर हैं। तो लगभग जो हमने पूर्व में आयोजन कराया था डिस्ट्रिक्ट लेवल का, उसमें 281 बच्चों ने प्रतिभाग किया था और निश्चित तौर पे इस बार 500 से प्लस हम बॉयज़ एंड गर्ल्स को इस अल्मोड़ा में आज पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया। वहीं अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई। साथ ही सड़क दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवारों को बीमा कंपनियों से मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया की जानकारी दी गई, ताकि त्वरित लाभ लोगों को मिल सके। साथ ही आगामी त्यौहार को लेकर पुलिस को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए। देखिए, आज क्राइम मीटिंग कराई जा रही है। तो मुहर्रम की आगामी जो मुहर्रम है उसके बारे में, उसके अलावा जो हमारे जो क्राइम्स हैं पर जो पिछले समय में जो घटनाएं घटी हैं उनके इन्वेस्टिगेशन को तेज़ी लाने के लिए, साथ ही आज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो रोड एक्सीडेंट के उपरांत जो कार्रवाई की जाती है या जो पीड़ित है उसको कैसे प्रतिकर दिलाने में हम मदद कर सकते हैं, उसमें जो कुछ नए प्रावधान आ रखे हैं उसके बारे में ऑनरेबल जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं वो आप आज यहाँ पे आए थे और उन्होंने जानकारी दी कि किस प्रकार हम रोड एक्सीडेंट के उपरांत अगर कोई मृतक होता है या घायल होता है तो उसको हम
इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से क्या क्या कार्रवाई करनी होती है जिससे हम जल्दी से जल्दी उसमें प्रतिकर दिलवा सकें, उसके बारे में स्टीयरिंग। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में सावन के अंतिम सोमवार के दिन विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम सहित कई शिव मंदिरों में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि मंदिरों में प्रवेश के लिए लोगों को लंबी कतार लगानी पड़ रही है और काफ़ी देर तक बारी का इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रदेश की वित्त मंत्री समेत काफ़ी लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना की। सावन महीने में यहाँ पर विशेष महत्व जलाभिषेक का रहता है और जलाभिषेक का मतलब होता है कि हम लोग शंकर भगवान को दही, दूध, घी, चीनी, शक्कर आदि से जो भी हम उनका स्नान कराते हैं और उससे हमें पूरा फल मिलता है। और साथ में यहाँ पर लिंगार्चन का विशेष महत्व है और यहाँ पर एकमात्र स्थान यह है जो यज्ञ, मात्र एक यज्ञ का। वहीं उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में देखने को मिला है, जहां खटीमा मुख्य बाजार में टनकपुर रोड पर जामा मस्जिद के सामने विजय देवल नाम के व्यक्ति की तरफ से सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण की सूचना मिलते ही एसडीएम रविंद्र बिष्ट नगर पालिका की टीम को लेकर पहुंचे और जेसीबी से अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही मौके पर पड़ी निर्माण सामग्री को भी कब्जे में लेकर जब्त कर लिया। जामा मस्जिद के अपोजिट में एक व्यक्ति विजय देवल नाम के व्यक्ति द्वारा कोई अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। इसकी सूचना जब मुझे प्राप्त हुई तो तत्काल मौके पर मैं गया और वहाँ पर उसका निर्माण कार्य ध्वस्त कर दिया गया है और उसको हमारे कब्जे में लिया क्योंकि वो जमीन राज्य सरकार की जमीन है। सर बात करें जो है उसका नक्शा पास होना चाहिए, दूसरा खंती में तो नगर पालिका के द्वारा जो है उसको निर्माण कार्य, तो क्या इस बारे में क्या कहेंगे आप? उस पर कोई देखिए, नगर पालिका के संज्ञान में ये मामला होना चाहिए था। नगर पालिका के द्वारा अगर ये लापरवाही की जाए तो उसकी भी जांच की जाएगी कि किस व्यक्ति द्वारा इसकी नगर पालिका किस व्यक्ति द्वारा इसकी लापरवाही के कारण ये अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा था। सर इस पर नगर पालिका द्वारा गृह कर भी लिया गया है और अन्य डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि मूल नेपाल का रहने वाला है। देखिए, अभी कुछ स्पष्ट रूप से कुछ पता नहीं है कि वो, लेकिन कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि वो नेपाली मूल का व्यक्ति है, और लेकिन उसके आधार कार्ड और अन्य जो दस्तावेज है वो यहाँ के बन चुके हैं। तो ये जांच का विषय है, इसमें जांच की जाएगी। वहीं अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन का हंटर लगातार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि खटीमा एसडीएम समेत तमाम पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद निर्माण कार्य को ध्वस्त कर मौके पर पड़ी हुई संपत्ति को भी जब्त कर लिया। उत्तराखंड के टनकपुर में उप जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों ने अस्पताल प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। आपको बता दें कि अस्पताल की तरफ से मरीजों को दी जा रही सुविधाओं को देखते हुए गंभीर आरोप लगाए गए, जिसके कारण भर्ती मरीजों ने अपनी समस्याओं को डॉक्टर घनश्याम तिवारी सीएमएस उप जिला चिकित्सालय को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह बेड में लगे चादरों तक को भी साफ नहीं किया जाता, साथ ही साफ सफाई के प्रति लापरवाही की जा रही है। फिलहाल पानी की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा ही है कि और लाइट जाने पर पंखे चलते नहीं है, और जो स्टाफ आने के लिए तो फिलहाल लाइट की व्यवस्था है, हमारी लाइट की व्यवस्था कहीं नहीं है। और गंदगी इतनी है कि 3 से 4 दिन के अंदर झाड़ लगती है यहाँ पर। टॉयलेट बाथरूम में तो गंदगी इतनी है कि इंसान मतलब दाना छोड़ो या मतलब जाए तो चक्कर आ जाए। बहुत बुरी स्थिति है इसकी यहाँ पर। पहले तो यहाँ पे सफाई की कोई खास व्यवस्था रही नहीं। सुबह 2-3 बार कहना पड़ रहा है उनको 2-3 दिन से, भाई साहब आपने अभी देखे, भाई साहब कई दिनों से मैं तो आज आया हूँ, लेकिन यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं थी। जब आया तो चादर भी नहीं दी। आप देख ही रहे हैं, घर की चादर मंगाई और फिर उसके बाद में पंखे को लाइट को लेकर के स्टाफ में चल रहा है, लाइट यहाँ है नहीं मरीजों के लिए, तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। ये कहना है कि वो 3 दिन से चादर नहीं बदली गई है, बिजली नहीं आ रही है और जनरेटर का उपयोग नहीं किया जा रहा है, यही सब। तो वैसे चादर तो बदली जाती है, लेकिन बारिश के दिनों में चादर हो सकता है।
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आजकल कुमाऊं दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नैनीताल जू कॉर्बेट हल्द्वानी में प्रस्तावित जू क्षेत्र और बंदर बाड़े का निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने सभी डीएफओ के साथ अहम बैठक भी की। समीर सिन्हा ने कहा कि यह उम्मीद जताई जा रही है कि हल्द्वानी में बनने वाले जू की योजना जल्द सफल हो जाएगी। उन्होंने मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि वन्य जीवों का स्वभाव उनके आम स्वभावों से बिल्कुल थोड़ा अलग है। वन संपदा और वन्य जीवों के भी अच्छी बहुतायत है, बहुत अच्छा उनके लिए प्राकृतवास है यहाँ। इस कारण कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं जब मानव वन्य जीव संघर्ष की। चिंता हमारे लिए विशेष रूप से ये है कि इधर हाल की कई घटनाओं में जो वन्य जीवों का जो स्वभाव है वो उनके आम स्वभाव से थोड़ा परिवर्तित है और ये हम सबके लिए बड़ी चिंता की बात है और हमारा इस पर पूरा ध्यान केंद्रित है कि इस चीज़ को वैज्ञानिकों के मदद से और फील्ड पे हमारा जो अपनी व्यवस्था है अपनी टीम के माध्यम से और ये बेहतर इसको समझने का प्रयास करें कि ऐसे कौन से कारक हैं जिसके कारण कभी कभी वन्य जीव जो आमतौर पे इंसान से बचते हैं, लोगों की आबादी में जाने से बचते हैं, उनको देख के दूर हट जाते हैं अलग, वो क्यों इस प्रकार से अचानक ऐसी प्रवृत्ति में आ रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है और इस पर हम बहुत ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। वहीं एसपी क्राइम ब्रांच ने जगदीश चंद ने रामनगर की चर्चित सोहेल हत्याकांड के फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल मामले में एक अन्य फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने का भी शीघ्र दावा किया गया है। आपको बता दें कि 2 अगस्त की रात नंद लाइन निवासी सोहेल सिद्दीकी की अपनी दुकान बंद कर बाइक से वापस घर जा रहा था। इसी बीच रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही पुलिस अपराधियों को पकड़ने का प्रयास कर रही थी। सोहेल हत्याकांड थाना रामनगर में आज 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम योगेश बिष्ट उर्फ यूवी बिष्ट और दिनेश टमटा है। दिनेश टमटा इसमें पहले से ही वांछित चल रहे थे और अब जो घटनाक्रम इसमें पता चला है, इसमें 2 के बजाय 4 अभियुक्तों का शामिल होना पता चला, जिसमें 3 अभियुक्त अब गिरफ्तार हो चुके हैं। एक अभियुक्त मन्नू नेपाली अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटनाक्रम में ये चारों लोग शामिल थे और घटना के दिन इसकी दुकान से 200 मीटर आगे इन्होंने अपनी कार खड़ी की थी और जब मोटरसाइकिल से मृतक सोहेल मूवमेंट जब उसने किया आगे को चला तो पीछे से भरत ने दरवाज़ा खोला और उस दरवाजे से टकराकर सोहेल नीचे गिरा। उसके बाद इन्होंने रॉड से ताबड़तोड़ उस पर प्रहार किए, उसके मौके पे ही मृत्यु हो गई और उसके बाद इन्होंने सबको सजलट थाना क्षेत्र में, जो कि मुरादाबाद ज़िले में पड़ता है, वहाँ खुर्द-बुर्द कर दिया। दिनेश टमटा उसकी मोटरसाइकिल को लेकर पीछे से गया। उसके बाद उन्होंने इस साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से अगले दिन अपनी जो कार इस्तेमाल की थी उसको साफ़ किया और कार संगार वाले के पास बाजपुर में उसकी सीट कवर और अन्य सामान चेंज किया, जिससे कि कार में कोई ट्रेसेस ना रहे। इस कार को इन्होंने लावारिस हालत में बैलपड़ाव क्षेत्र में खुर्द-बुर्द कर दिया। यहाँ पर भरत ने प्री प्लान के हिसाब से एक दूसरी कार खरीदी जो उसी रंग की थी और ऑल्टो कार थी और उसको पुलिस को बरामद कराया। इस घटनाक्रम में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और एक अभियुक्त मन्नू नेपाली फरार है। इसमें जो 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी उनको बरामद कर लिया गया है। जो आला कत्ल इसमें इस्तेमाल हुआ था उसको बरामद कर लिया गया है और मृतक की जो मोटरसाइकिल जो कि छजलट थाने में बंद थी उसको लेकर आया गया है। आज जो गिरफ्तार करने के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश। उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा कोतवाली क्षेत्र के टिगरी गांव में निर्माणाधीन मकान में चोरी की घटना को अंजाम दे रहे 3 चोरों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने चोरों को संबंधित धाराओं में माननीय न्यायालय में पेश करते हुए जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि बुढ़ाई टिगरी निवासी भूपेंद्र सिंह पोखरिया का सेंट जेवियर स्कूल के पास मकान का निर्माण चल रहा है, जहां निर्माणाधीन मकान से शुक्रवार को 3 चोर सरिया व अन्य सामान मौके पर चोरी करते हुए पकड़े गए हैं।
5 अगस्त 2022 को भूपेंद्र सिंह पोखरिया बुरई तिगरी निवासी है, इनके द्वारा 3 अभियुक्तों को इनके निर्माणाधीन मकान में चोरी करते हुए, जिसमें रिंग है, लोहे की रिंग और वाइब्रेट मशीन को पकड़ा गया था, जिनके द्वारा इस संबंध में थाना में मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकरण के द्वारा अभियुक्तों को देहरादून के रायवाला में पुलिस ने नशे से युवाओं को बचाने के लिए शहर में जन जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान प्रशासन ने मुनादी करते हुए नशे के दुष्प्रभाव की जानकारी दी। इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए भी लोगों को आगाह किया गया। चेतावनी देते हुए कहा गया कि मुनादी के बाद भी लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।